वफाकी हुकूमत को इस वक्त बैक वक्त सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के महाज पर बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी के बायस इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब-उल मंदब के गिर्द पैदा होने वाली सूरत हाल ने पाकिस्तान को तेल की दरामद के मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। इसी तनाजुर में रिफाइनरीज़ को खुसूसी हिदायत भी जारी की जा चुकी है। दूसरी जानब तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतों ने मुल्की मईशत पर दबाव में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट बिल तकरीबन $1.5 अरब बढ़ चुका है, जबकि हुकूमत ने अमरीका से $10 अरब की एक्सचेंज सपोर्ट फैसिलिटी की दरख्वास्त भी कर दी है। अवामी सतह पर इसके असरात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की सूरत में सामने आए हैं। सिर्फ 5 रोज़ के दौरान डीजल की कीमत में 38 रुपये और पेट्रोल की कीमत में $10.5 फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। हुकूमत की इस डी रेगुलेशन पॉलिसी के खिलाफ पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उधर सियासी महाज पर भी हुकूमत को खासी मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और उनके असरात उनके बयानियों में नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून को मुजाहिरीन के मामले पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि मरियम नवाज सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं। ताहम अपोजिशन जमातों के बाहमी इख्तलाफात और अंदरूनी इंतशार के बायस हुकूमत की भी पोजीशन अब निस्बतन काफ़ी मुस्तहकम दिखाई देती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत सियासी, मुआशी और इंतज़ामी चैलेंजेस पर काबू पा सकेगी, और क्या अपोजिशन अवामी मसाइल पर इसे मौसर अंदाज में जवाबदेह बनाने में कामयाब होगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, शफ़ी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं KP के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और इसकी वजह से ज़ाहिर है रोज़मर्रा ज़िंदगी और तमाम मामलात पर ही बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये प्राइसेस जो है वो इस वक्त हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्या जो इस वक्त इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो ठीक होते आपको दिखाई दे रहे हैं, या इनमें आने वाले दिनों में मज़ीद टेंशन बढ़ेगी, इजाफा होगा? क्योंकि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसी से हमारी इकॉनमी भी रिलेटेड है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखें आदिल भाई, प्रेडिक्शन जो है ना वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि पासदारान इनकलाब और सदर ट्रंप दोनों ही एक ही जैसी तबीयत के मालिक हैं। क्योंकि अब तो ईरान की गवर्नमेंट ने बाकायदा कह दिया ना कि हमने तो उनको ऑर्डर दिए हुए हैं, हमारे लोग आज खुद बुनियादों पे फैसला करते हैं, और अमेरिकन जो अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाते हैं, और उसके बाद इर्द गिर्द अगर गिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कह के, और वो पीछे हट गए। और सदर ट्रंप तो पीछे हट ही नहीं रहे। वो जब मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे तब भी भड़कबाजी और बयानबाजी में नंबर 1 थे, और अब भी वहीं खड़े हैं। आज मार्को रूबियो ने एक सांस में कहा कि हम बातचीत का खैर मकदम करेंगे, लेकिन ईरान बिल्कुल डरा हुआ है। बात वहीं पे फिर आ जाती है, उन्हें अपने इनकलाब को बचाना है और बेचना है। यहाँ पे मार्केट वो सारी की सारी लेके खड़े हुए हैं ईरान के लोग के जनाब, वो माशाल्लाह ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। इतना बड़ा जनाजा हुआ उनके रहबर का। उसके बाद वहाँ से नई आवाज़ें शुरू हुई, वहाँ पे उनकी क़यादत को पकड़ा गया, पत्थर क्या मतलब निकाला भी गया जनाजे से। आप देखें कि वो सिचुएशन बनी, और एक तरफ ये था। अब हुर्मुज़ में जो कुछ, चाहे वो पॉइंट नंबर 5 की खिलाफवर्जी कुछ जहाज़ों ने की, तो वो सालिसों के पास आना चाहिए था ना, बजाय इसके कि उनके ऊपर ड्रोन मारते और हालात ख़राब हुए। और अमेरिका को तो चाहिए था। अब लोग बहस कर रहे हैं, अब हम उससे छोड़ के कि वहाँ क्या सिचुएशन है। फंस तो वो गए जो पाकिस्तान और कतर सालिस थे, और पूरी दुनिया फंस गई इसके अंदर। ठीक है, ये वो क्राइसिस है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट का पैदा करता है। ये मतलब ये सिर्फ इतनी बचत आप इनको दे सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये जवाब फराम कर रहा है कि जितनी मर्जी महंगाई करे, क्योंकि जो हुक्मरान होता है जिम्मेदारी उसकी है कि वो अपने अवाम का ख्याल करे, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो मरकज का हो। ये मिलजुल के, जैसे पहले ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए थे, तो आज वो पोजीशन है कि लोग बहुत मुश्किल में आ गए हैं उस सिचुएशन में जो आपका सवाल है, लेकिन उसका हल किसी के पास इस वक्त नहीं है। और हम सब एक धारे में बहे जा रहे हैं कि जी पता नहीं वहां क्या होगा, क्योंकि जो दूसरे रास्ते से आ रहा था, आज पाकिस्तान ने तो बड़ी ठीक ठाक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है अपने हवाले से, अपने एसेट्स के हवाले से, समुद्री और सऊदी अरब के हवाले से। ये बात अब समझने की है कि जिन्होंने मैसेज दिया है होतियों को कि भाई अब शुरू हो जाओ, सऊदी अरब का दूसरा रास्ता भी बंद करो, और वो हमारे पास मेहमान भी आए हुए हैं, मैसेज तो बड़े क्लियर गए हैं। ठीक है, ओके। सो पाकिस्तान भी आप कह रहे हैं अपनी पोजीशनिंग कर रहा है अगर ये क्राइसिस इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन इसमें बड़ी ज़ाहिर थिन लाइन है। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है ज़ाहिर इंटरनेशनल सिनेरियो तो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कई मुल्कों ने कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से
और अच्छी प्लानिंग से अपनी एक तैयारी भी हालात की करके रखी हुई होती है जो हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो तैयारी भी नहीं होती, इस वजह से भी हमें ये क्राइसिस और बड़ा हो जाता है हमारे लिए। लेकिन चूंकि इस वक्त सिचुएशन इस तरह की है कि इस पे हतमी तौर पर ज़ाहिर है कोई बात नहीं की जा सकती। जैसे मैं अब ऑयल प्राइसेस की बात है, ठीक है सब कुछ है, लेकिन हमें स्टॉक्स करने थे 60 डेज़ के, कोविड के बाद से प्लानिंग करनी थी, हमने नहीं की। हमें अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना था, हमने नहीं किया। ये जो चीज़ है इसके लिए इंटरनेशनल सिनेरियो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया आमिर साहब। ये सिचुएशन इस वक्त इस तरफ चली गई है। लेकिन बहरहाल मैं ज़रा इस पर मज़ीद बात करने से पहले ज़रा मंदोखेल साहब की तरफ जाता हूँ, फिर इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मंदोखेल साहब, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस और डीरेगुलेशन पॉलिसी को लेकर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसी है, ये कितनी सेटिस्फैक्ट्री है, और फेडरल गवर्नमेंट की जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है उस पर पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? ज़ाहिर है एक तो इंटरनेशनल इफेक्ट है, लेकिन इंटरनल जो हमारे करने की चीज़ें थी वो अभी तक क्यों नहीं हो सकी हैं? आदिल अब्बासी साहब, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बात मुझे समझ से बालातर है। राना साहब, ये आप मुझे समझा दें कि अगर आप रोजाना के सतह पर पेट्रोल की रेट बढ़ा रहे हो, पेट्रोल तो निकलता है या आता है कराची पोर्ट से। कराची पोर्ट से जो एक टैंकर निकलता है वो लाहौर इस्लामाबाद पहुंचने में इनको 2 या 3 दिन लगते हैं। आया सक्कर पहुंचने के लिए वही टैंकर का रेट कुछ और होगा, फिर लाहौर पहुंचने में कोई रेट होगा, इस्लामाबाद पहुंचने में कोई और रेट होगा। तो ये मेरे खोपड़ी में तो ये चीज़ नहीं आ रही कि ये किस टाइप की पॉलिसी है। दूसरी बात ये कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है इनके वजीर प्लानिंग अरस्तु एहसन इकबाल साहब का। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास रिकवरी नहीं है, इस वजह से हमें लेवी जो है ना लगाना पड़ता है। और लेवी के मद में अभी तक लगभग 4000 अरब रुपए ये अड़प कर चुके हैं, और नाम भी बड़ा खूबसूरत दे दिए लेवी। अगर जीएसटी होता कोई और होता तो सुबह दावे करते थे, ये लेवी सिर्फ वफाकी हुकूमत का है। फिर उसके साथ साथ ये जो सालिसी किरदार कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ की बरादरी में या नवाबों सरदारों में कुछ जो सालिसी करते हैं, तो वो जो सालिसी करने वाला है उनका भी कोई ख्याल होता है, उनका भी फायदा होता है। हमारे इस सालिसी का जो कि इंतहाई बेहतरीन कदम है, दुनिया भर में हमारा नाम हो गया, मगर उस सालिसी का फायदा क्या ईरान का बॉर्डर, यानी अमेरिका अगर सुपर पावर है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, वरना इससे पहले हिंदुस्तान खरीद रहा था तेल ईरान से, कोई पाबंदी नहीं थी। चाइना खरीद रहा था, बांग्लादेश श्रीलंका खरीद रहा था। हम में खरीदते हुए जो है ना, हम पर अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर हो जाता था। जबकि इस स्मगलिंग के जरिए 70% से ज्यादा पेट्रोल डीजल आज भी अफगानिस्तान से आ रहा है, मगर ना हुकूमत को फायदा है, ना आवाम को फायदा है, स्मगलरों को फायदा है या पेट्रोल पंप मालिकान को फायदा है। मंदोखेल साहब, 2 सवालात आपने अपनी जवाब के बीच में उठाए हैं, ठीक है, बिल्कुल आप कानून के तालिब इल्म में आपने उसको जरा ओपन एंडेड क्वेश्चन ही रखा है। शफी जान साहब, क्या अपोजिशन को ये अब रियलाइजेशन है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जहां पहुंची हुई हैं कि हुकूमत के पास वाकई अब कोई ऑप्शन नहीं है, या आप समझते हैं कि अभी भी कोई रिलीफ की गुंजाइश थी? क्योंकि आपके आने से पहले हम अभी ये टॉपिक बिल्कुल क्लोज ही कर रहे थे कि इतने में आप अपेयर हो गए। तो मंदोखेल साहब का ख्याल है कि अमेरिका से बात करनी चाहिए हुकूमत को, और आमिर साहब का भी ख्याल है, दोनों का, कि अब अपने लिए कोई स्पेशल कंसेशंस लेने चाहिए, अदरवाइज जो है वो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट है वो लोगों पे रहेगा। और आपकी पॉलिटिक्स जो है वो अपनी लीडरशिप के मसले से हट के निकलकर ये अवामी इश्यूज पर कहाँ खड़ी हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है तो ये वाहिद हुकूमत है जिनका माशी मंसूबा ये है कि आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका कैसे डाला जाए। इनके पास और कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं है। ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि 9 अप्रैल से लेके आज तक पाकिस्तान संभला नहीं है। इस हुकूमत ने किसी एक सेक्टर में भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई। एक्सपोर्ट्स को लेके आप इकोनॉमिक कंडीशन, डॉलर रेट, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें, जो चीज़ पे आप हाथ रखेंगे पाकिस्तान की वहाँ तनज़्ज़ुली हुई है, तरक्की कोई नहीं हुई। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो आलमी मंडी में कोई लगभग 110 से 120 डॉलर के दरमियान थी, और पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल मिल रहा था। अभी भी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से प्राइसेस वहां पे नहीं पहुंची, लेकिन पाकिस्तान में 300 से ऊपर और ये रेट 500 तक गया है। अगर दोबारा रेट थोड़ा मजीद बढ़ेगा तो आम पाकिस्तानी 500 रुपए पेट्रोल डलवाएगा। देखिए, जंग तो पूरे दुनिया के लिए है, क्या कर पाकिस्तान के लिए तो नहीं। पेट्रोल सस्ता कैसे कर सकते हैं?
मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका का जंग है, ये सिर्फ पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है ना, सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं है। किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में 16% से ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी। वाहिद ये हुकूमत है जो तकरीबन 40% तो अभी है, इससे ये 80% पे गए थे कि 80% उन्होंने प्राइस इंक्रीज की थी। अभी आप लेवी देख लें कि जंग से पहले लेवी क्या थी और जंग के बाद लेवी क्या है। अब फिर सालसी का रोल भी हमने प्ले किया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। उस सालसी के रोल में हमने क्या हासिल सर, किया? मगर वो अगर लेवी ना ले तो 1700 अरब का वो बजट का खसारा कैसे पूरा करेंगे? तो ये तो फिर इनको बैठना चाहिए। इनकी तजुर्बेकार टीम कहाँ का गई? ये इसलिए बैठे हैं कि आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला जाए। यही इनके पास यही प्लान है। इनके पास यही प्लान है किस तरीके से आम पाकिस्तानी को मजीद जो है वो दीवार के साथ लगाया जाए। और जो अभी इन्होंने ये रोजाना की बुनियाद पे जो प्राइसेस चेंज करने का एक मेथड लेके आए, इन्होंने करप्शन का एक नया रास्ता खोल दिया है। आप बता दें कि पाकिस्तान में 70%, बता रहा हूँ जी, पाकिस्तान में 70% लोग डेली वेजेस पे है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 70% पाकिस्तानी। अब वो बेचारा रोजाना पहले तो ये देखेगा कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, फिर अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो करेगा, वो एक अलग टेंशन है। फिर इससे आप दूसरी बात कि पेट्रोल की जो मालिकान है वो तो पेट्रोल लेना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप रोजाना पेट्रोल लेते हैं और कोई पेट्रोल आपके पास 12 बजे के बाद बच जाता है और प्राइस नीचे आती है, तो पेट्रोल मालिक तो वो बेचेगा ही नहीं जब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान में तो शॉर्टफॉल हो जाएगा। देखिए, हर चीज में ये नाकाम हो रहे हैं। ये अभी आपको क्या एग्जांपल देंगे कि अमेरिका में इस तरह हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह हो रहा है, जापान में रोजाना चेंज हो रही है। पर अपना मुआवजा आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से नहीं कर सकते। अगर फिर करते हैं तो फिर पहले तो जमहूरियत पहले इधर ले आए 17 सीटों पे जो आप जिस हुकूमत पे बराजमान है उससे इस्तीफा दे, फिर आप हमें डेवलप कंट्रीज के एग्जांपल देते रहे। आमिर साहब, ये दोनों का सवाल यही है, पीपल्स पार्टी का भी और पीटीआई का भी सवाल यही है कि ये वाकई ये फील्ड डेवलप हो रही है आपके ख्याल में कि आम बंदे को क्या मिला इस पॉलिसी से? नहीं, देखें, ये फील्ड बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हर बंदा अल्टीमेटली ये बात करता है कि जब हम इतने बड़े काज में गए, हमारा नाम हुआ, हमें क्या मिला। हमें से मुराद कोई जेब में नहीं मल रहा पाकिस्तानी। मतलब आपको अपने मुफादात तो देखने हैं ना। एक मुफाद तो ये है कि खित्ते में हम चाह रहे थे कि जंग ना फैले, हम उसमें कामयाब हुए। मुसलमान ममालिक आपस में न लड़े, हम उसमें कामयाब हुए, हमारा नाम बड़ा हुआ। लेकिन फिर हम साथ ये भी बात करते हैं कि आप जो मर्जी करें, लेकिन अपने मुल्क का मफाद भी तो साथ ही है ना। ये सारी चीजें मफाद में गई हैं कि लड़ाई हमने रोक ली, हमारा बड़ा नाम हुआ, लेकिन आम आदमी और मुल्क दोनों को इकट्ठे चलाना है और उसके लिए कंसेशंस लेना फिर उन्हीं की जिम्मेदारी है जो मुज़ाकरातकार है, यानी हुकूमत है, स्टेट है। आपने क्या लिया उसके बदले में? मतलब आज हमारी खबर आई है ना कि अब हम अमेरिका से बात कर रहे हैं $10 अरब की फैसिलिटेशन में। हमें IMF में क्या रियायत मिली? आपको याद होगा अभी पिछले दिनों दो हफ्ते पहले जब लास्ट पेट्रोलियम की लेवी बढ़ी और फिर हमने सब लोगों ने बात की, तो फिर हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जी चूंकि IMF ने 2 महीने के लिए लेवी डाउन करने का हमें दिया था प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे, अब वो खत्म हुई तो हमें दोबारा अब जंग के बराबर वाली जो 27 फरवरी वाली लेवी थी हम उसके ऊपर आ गए। आज के दिन तक ये सिचुएशन है। तो ये तो फिर इन्हीं का काम है कि जी फिर आप उनके साथ बात तो करते ना कि 2 महीने की बजाय हमें जंग के हालात तक आप लेवी डाउन करने की इजाजत दें, ताकि मैं तो हमेशा से ये सवाल उठाता हूँ, ये कैसी IMF है जो वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाने पे जो खर्चे बढ़ते हैं उनके ऊपर तो कोई एतराज नहीं आता। जब किसी गरीब को रियायत देनी होती है तो IMF फटाफट आके खड़ी हो जाती है कि जी हमें करने नहीं देते, बिजली के रेट पे नहीं करने देते, पेट्रोलियम पे नहीं करने देते। ये जब आम आदमी के सोलर के ऊपर अवैस लगारी साहब, मैं उसको कहता हूँ डकैती मारते हैं, उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं होता, किसी आलमी इदारे को, कि भाई आपने पहले तमाम तर सर्विसेज फ्री फराम कर दी, तमाम टैक्स खत्म कर दिए, सोलर लोगों ने लगा लिया, तो आप उनका जो सोलर कमाया हुआ है रात को तो वो वापस करें ना। ये जो नेट इन्होंने बिलिंग शुरू किया, ये सबसे बड़ा ढकोसला अवैस लगारी साहब ने यही गेम डाली है। आप प्रॉफिट कम कर दें, ओके, लेकिन जो 5, 10, 15 kV वाला है वो तो गरीब आदमी है, आम आदमी है ना। आप जाएं 20, 25, 50, 100 वाले पे जिन्होंने फैक्ट्रियां चलाई हुई हैं इसके ऊपर, आप उनके ऊपर टैक्सेशन करते हैं। आपने सबको एक ही, क्योंकि तुमंदार हैं, बड़े जमींदार हैं, इनके अपने ट्यूबवेल फ्री चलते हैं, तो वो 5, 10, 15 वाला ही मिल गया इनको कि जी उसके ऊपर आप जो मर्जी सख्ती करें। तो ये प्राइम मिनिस्टर के सोचने के काम है। ये क्वेश्चन तो सबका है कि जी फिर हमें कंसेशन हमें भी तो चाहिए ना। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। अब GB इलेक्शन पे अभी जरा बात कर लेते हैं। वहां पर बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो सॉरी आज़ाद कश्मीर हाँ माजरत चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, वो GB इलेक्शन से रिलेटेड ही हो गया ना अब, क्योंकि वहाँ के हवाले दे रहे हैं आप लोग एक दूसरे को
तो इसलिए मेरे मुंह से भी वही स्लिप ऑफ टंग हो गई। मंदोखेल साहब, कश्मीर इलेक्शन में दोनों इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त माहौल बना दिया है। ये क्या मतलब है मामला, सिर्फ इलेक्शन की हद तक है या ये जो जिस तरह भी बिलावल साहब कह रहे हैं ज़रा इलेक्शन जीतने दो फिर देखेंगे, अब वो हम आहंगी नहीं रही है, या फिर वो जिस तरह इलेक्शन आते हुए थोड़ा सा एक पॉज होता है फिर उसके बाद दोबारा जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, क्या होगा, हम क्या देखेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद? देखिए, जहां तक आदिल अब्बासी साहब का सवाल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हम ही तो है जो हुकूमत की जनाजे को हमने कंधा भी दिया हुआ है और जहां वो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई की कहाँ है अपोजिशन, कहाँ है आवाम, महंगाई, ये सारे कोई आपको कोई असेंबली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे कोई नजर है नहीं आया होगा। लेकिन जेपी के इलेक्शन में जो नून लीग ने एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के उन्होंने अपने वालिद मोहतरम का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से एनओसी मांगा, पीटीआई के आधे लोगों को दिए, आधे को नहीं दिए। फिर अपने मनपसंद सूबे से बदनाम जमाना पुलिस सीसीडी बुला ली है। वो तो जीपी के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने कहा चेरी खाओ दफा हो जो से, यहाँ बदमाशी गुंडागर्दी तुम्हारे नहीं चलेगी। फिर आपको याद होगा कि 7 तारीख को जब पोलिंग का टाइम खत्म हुआ, अगले 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीत रही, नून लीग 2। और इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन रिजल्ट को डिले करके 7-8 दिन उसको डिले किया। फिर वो पीपल्स पार्टी वही 9 पे खड़ी है, नून लीग 6 पे चली गई। फिर रहेगी आजाद 4 उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी की बात हो चुकी थी उसकी तरफ आ रहे थे, और फिर उसके बाद उनको भी जाके मुस्लिम लीग नून ने अपने तरफ किए। मेरे साथ उनके जो साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान साहब एक चैनल पे थे, वो जब एंकर ने उससे सवाल किया कि बाबा पीपल्स पार्टी तो जीत रही है, वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी है, बोले वज़ीर आज़म क्या पता, हमारा सदर तो नवाज शरीफ है, या हफीजुर रहमान साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। फिर जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कौमी असम्बली बजट का बायकाट किए, तब जाके उन्होंने वो 4 लोगों को जबरदस्ती जो अपने तरफ अननोन कॉल से जो ना उसको ला रहे थे, फिर उसको आईपीपी की तरफ ले गए। अब आईपीपी कौन सी खेत की मूली है, यानी जो आजाद उम्मीदवार है पाकिस्तान के तारीख यही बता रहे हैं कि हर आजाद उम्मीदवार चलती गाड़ी में सवार होते हैं, पंचर बगैर इंजन गाड़ी में तो कोई नहीं होता है। तो आईपीपी के पास कौन सा सीट थे जो हो गए, और आज देखकर उन्हें ब्लैकमेल करके 4 वज़ारतें भी ले लिए। यानी अब यही चीज बिलावल साहब करे। अब आई कश्मीर की तरफ, आप मुझे बता दो कि वहां और जीपी में जो मुस्लिम लीग नून का नारा था कि आपको कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, जीपी की आवाम ने बता दी हमें बिलावल का कराची चाहिए, सीसीटी का लाहौर नहीं चाहिए। अब यही नारा नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने वहां लगाए। यानी जब ये लाहौर में होता है तो बोलते हैं असली तो पंजाबी है, जाग पंजाबी जाग। जब कश्मीर पहुंचते हैं बोलते हैं हम तो कश्मीरी है। तो बाबा एक तरफ हो जाओ, या तो कश्मीरी बन जाओ या पंजाबी बन जाओ। अल्लाह ना करे कल उस दिन आके सिंधी बन जाए या पुख्तनख्वा जाके पठान ना बन जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 10 साल पहले जो मैंने काम किया उसके बाद मजाल है किसी हुकूमत ने कोई काम किया होगा, लारे लपेट दिए, झूठ बोला, गुमराह किया। तो 5 साल तो उसकी अपनी भाई की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, 4 सीट तो अपनी भाई को है। और फिर वो ऐलान जो करे 10 बसें बेच दी, आज पहुंच पे गई और कहते हैं कि मैं मोटरवे बनाऊंगा। पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। और फिर सवाल ये कि ये शख्स जो वहां लानात कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन रूल्स की वायलेशन नहीं है कि एक वजीर आला और एक पार्टी का सरबराह वहां जाके तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे हैं? ठीक, मसला ये है कि कश्मीर के मामले में आपको लग रहा है कि वो प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? तो ये सारी चीजें सबूत है ना। अब शहबाज शरीफ, नवाज मरियम बीबी वजीर आला सूबे का, और वहां जाके ऐलानात करी, तो ये क्या है? ओके, शफी जान साहब, नवाज शरीफ साहब पार्टी का सरबराह है, वहां ऐलानात करे तो ये क्या है? कल बसों का ऐलान किया, आज पहुंच भी गई बसें। अब मुझे एक बात बताओ, अक्लमंदों के आप अकल की दाद दे दे, अगर सिंध हुकूमत पिशावर को 10 बसें भेज दे तो पिशावर में बसें कहाँ खड़ी होगी? ड्राइवर कौन देगा? रूट कौन देगा? पीटीआई की हुकूमत ही देगी। तो आप मुझे बता दो कि आपने वहां आजाद कश्मीरी बसें भेज दी, आपको इतनी अकल में बात नहीं आ रही कि वहां पे रूट कौन देगा? वहां पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। इलेक्शन सर, वो अब इलेक्शन के लिए भेजी हो, क्या पता आप उसको बहुत ही सीरियस ले गए, क्या पता उन्होंने कहा कैंपेन शैम्पेन की जरूरत हो। शफी जान साहब ये बताएं कि पीटीआई ने 5 अगस्त के हवाले से क्या प्लान किया है? क्या ये एक दिन का इवेंट होगा, कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चलेगा? क्या वजह है कि केपी हुकूमत के साथ जो है अच्छे ताल्लुक के बावजूद मौलाना भी आपको हिमायत नहीं दे रहे? क्या ये, हालांकि वहाँ तो हम देख रहे हैं आजकल बड़े आप तमाम जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं आप लोग। देखिए, 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनकी कोई बुनियादी हक नहीं मिल रहा।
कैदी के भी बुनियादी हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई बुनियादी हुकूक इस वक्त नहीं मिल रहा है। उनकी मुलाकात बंद है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, इसके तब भी सहूलत नहीं मिल रही, इवन वकला का एक्सेस नहीं है। तो ये अगवा ही हुआ। देखिए, तहरीक इंसाफ और तमाम जितने भी हमारे अलाइंस हैं, चकजई साहब हो गए, अलामा साहब हो गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो गई, हम मौलाना साहब से भी बात करेंगे और तमाम उन सियासी कुव्वतों से बात करेंगे जो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक अजाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसल्लत है और इस हुकूमत के खिलाफ जो भी होगा तहरीक इंसाफ उनसे बात करेगी। जहाँ तक 5 अगस्त की प्लान की बात है, तो 5 अगस्त के लिए हमारी मशावरत जारी है। हमारी पार्टी के अंदर पार्लिमानी मीटिंग भी हो चुकी है, कुछ चीज़ों वहाँ भी डिस्कस हुई है। हमने चकजई साहब के साथ भी बैठना है, हमने अलामा साहब के साथ भी बैठना है, हमने मौलाना साहब के साथ भी बात करनी है। तमाम सियासी कुव्वतों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। 5 अगस्त से एक नई तहरीक का आगाज़ होगा जो इमरान खान साहब की रिहाई तक जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अब चूंकि थोड़ा वक्त कम है, लेकिन बड़ी इसमें कभी 2 सिचुएशंस बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। कल बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई वालों को पता नहीं है जेल क्या होती है। 50 टेम्परेचर में सखर में अगर जेल काटें तो उनको पता चले कि जेल किसको कहते हैं। और जेल मैं ज़रा एक सेकंड ज़रा गुजारिश करने दें। तो एक तो ये कि वो उन्होंने कहा कि उनको पता चले सज़ाएँ, ना ज़ुबान काटी गई, ना गर्दन जो है वो काटी गई, और ये सज़ाएँ या कोड़े नहीं मारे गए। तो ये तो अभी सिर्फ इसी पर वो हो गए और उन्होंने ये कुछ किया है तो वो भुगत रहे हैं, और सारा तो एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी नहीं छोड़ना चाहिए था। कश्मीर का इलेक्शन छोड़ के आप चले गए हो, तो आपने क्या अपोजिशन जो है वो छोड़ी है? कंटेस्ट करते, मुकाबला करते, फिर हम उन्हें किसी लेजिस्लेशन पे बिठाना चाहें, कमेटियों में बिठाना चाहें, वो नहीं बैठते। तो ये सिर्फ मार धाड़ की सियासत करना चाहते हैं, तो उसका नतीजा तो यही है जो आप देख रहे हैं। क्विक कमेंट कीजिएगा, मैंने आप सब की तरफ जाना। जी, आपके 2 सवाल आते हैं, कश्मीर इलेक्शन और इमरान खान साहब की जेल की आपने बात की। देखिए, कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो सही साबित हो रहा है। कश्मीरी अवाम इस वक्त सड़कों पे है और इन हालात में वहां पे इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। साफ और शफाफ इलेक्शन तो दूर की बात, इस वक्त लाखों कश्मीरी जो हैं वो सड़कों पे हैं, वो कैसे अपने वोट का ज़दाना इस्तेमाल करेंगे? तो जो फैसला तहरीक इंसाफ के था वो तो सही साबित हो रहा है। जहां तक आपने जेल की बात की, भुट्टो साहब से और इमरान खान साहब की जेल को आप अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसी जेल किससे नहीं गुजारी। भुट्टो साहब कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इस माइंडसेट में, भुट्टो साहब की जेल में और इमरान खान साहब की जेल में। ओके, आमिर राना साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, वहाँ आप क्या देख रहे हैं? मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि भाई ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और पीटीआई का एग्जिट करना वो बता रहे हैं कि इसलिए है कि भाई हमें पता है वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन होना है? योर टेक ऑन। दो तीन चीजें हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ने जबरदस्त धुआंधार तकरीरें की शहबाज शरीफ के खिलाफ, और फिर हुकूमत के साथ आ गए, सदारत भी ली। मतलब वो हुकूमत के साथ ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। जीबी इलेक्शन में उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग का लफ्ज मंदोखेल साहब ने यूज किया है तहरीक इस्तेकाम पार्टी के लिए, वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने भी पूरा दबाव प्राइम मिनिस्टर पर डाला, और वो सियासी सौदेबाजी जो हर सियासी जमात का हक है वो बिलावल भुट्टो ने भी की और वो ले ली। अब भी ये इलेक्शन का रंग भरा जा रहा है दोनों तरफ से। मरियम नवाज ने हल्का साथ, जो अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने जब बाइकाट की धमकी दी तो हमें हुकूमत दी गई, वरना हमें ले रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दोबारा रिपीट करा लीजिएगा। जो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे थे, चले उन्हें मुकम्मल करने दे, मैं आता हूं आपकी तरफ। मंदोखेल लीजिएगा कि आप बयान तो दुरुस्त रखे ना। मेरा बयान दुरुस्त है, मैंने आपके साथ बहस नहीं की। जो आपने मेरे मुंह पे क्यों चिपका रहे कि मैंने कहा कि वो कह रहे हैं, ये सुन लेंगे वरना मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, चले उन्हें बात के साहब कि आपकी बात सुनी जाए और आप अपनी दूसरे की बात ही ना सुने। जी आमिर साहब, तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को बिल्कुल लाया गया। वहां पे 2 नून के आजाद जीते थे, डिक्लेयर्ड नून के थे, नून ने कैंडिडेट भी उठा दिए थे, उनसे भी ले लिए गए, उनसे भी ले लिए गए। तो ये दोनों को इतराज नहीं। अरेंजमेंट में तो तीनों बैठे हुए हैं ना, मैं और आप तो अरेंजमेंट में नहीं ना बैठे हुए। तो जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनके ऊपर बात कर लें। अब आजाद कश्मीर में बिल्कुल अनवारुल हक साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो बनी है, कमेटी बनी है, उसको लाए सियासी जमातों के खिलाफ। 3 रुपए यूनिट बिजली का शहबाज शरीफ ने दिया, मेरे और आपकी कास्ट पे दिया, पूरे पाकिस्तान की कास्ट पे कश्मीर के लोगों को दिया। ओके जी, आटा सस्ता दिया, ओके। अब फैसल राठौर साहब लेके आए इन महाजिर नशिस्तों पे कि इन पे प्रेशर बढ़ाया जाए, बिल्कुल वो लेके आए, हुकूमत उनकी है, कलअदम उन्होंने करार दिया। बिलावल भुट्टो उन पे तनकीद कर रहे हैं। भाई ये सियासत है, राजनीति का खेल है कि मैं जीत जाऊं या आप जीत जाएं, हमें इस इलेक्शन को रंग भरना है। तो दोनों जमातें वहां पे भरपूर इलेक्शन लड़ रही हैं। जितनी मिली हुई है स्पेस, आज जिस ग्राउंड में बिलावल भुट्टो ने जलसा किया, परसों 24 को नवाज शरीफ कर रहे हैं।
एक ही सेम, मैंने चेक किया वहां मीरपुर से। तो ठीक है, सियासत का तो यही रंग है। मैंने तो आपको 24 से लेके अब तक बता दिया, सिस्टम है और चलेगा। वो बात बिल्कुल मंदुखेल साहब की दुरुस्त है कि पीटीआई बतौर अपोजिशन कहां खड़ी है, ये जवाब शफी जान साहब दें कि अवामी इशूज पे कहां खड़े हैं। सही, ओके जी। मंदुखेल साहब, वक्त का मैं थोड़ा ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप जी। देखिए, मैं पहले शफीजान साहब की थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, कानून के तालिब इल्म किससे कि इमरान खान को अगवा किए, अगर अगवा किए तो कोई दरखास्त थाने में दिए कि फलां जगह से अगवा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जुमला दुरुस्त है, ये ज़रूर कहते कि अब से भेजा में रखा, ये मेरे ख्याल में जुमला दुरुस्त है। बाकी वो भुट्टो साहब और इमरान खान साहब की मुआवजा कर रहे थे, तो मेरे भाई भुट्टो साहब को एक छोटे कमरे में बंद कर रखा था। वो सोशल मीडिया पे वो फुटेज मौजूद है, जब बीबी शहीद उससे मुलाकात करें। इमरान खान साहब को तो वीआईपी ट्रीटमेंट है, पिस्ते किस्मत, आर्ट कमरों का, वॉकिंग ट्रैक, ये सारी चीजें मुलाकात उसके लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसको तो सहूलतें दी है, तो कहाँ इमरान खान, कहाँ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे आना साहब, शफी जान साहब, कादर मंदुखेल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अफगानिस्तान एक मरतबा फिर मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के लिए एक महफूज पनागाह तस्वुर किया जा रहा है। TTP, दाइश, खुरासान, अलकायदा, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जैसी तंजीमें वहाँ पर सरगर्म होती जा रही हैं, बल्कि उनके बारे में एक तासुर ये पाया जाता है कि उन्हें अबूरी अफगान हुकूमत की तरफ से पुश्त पनाही भी हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इन देरीना खदशात की तस्दीक कर दी है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं की तादाद तकरीबन 6000 तक पहुँच चुकी है। मुबसरीन के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत की मुबैना मुआवनत के बायस TTP के हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसका निशाना बिलखुसूस पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और आम शहरी बन रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली किस हद तक मौसर साबित हो रही है और क्या बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट ऑन अफगान अफेयर्स। हसन खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बनता जा रहा है। इन तंजीमों से जो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, उसमें काउंटर टेररिज्म पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान जो है दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बनता नहीं जा रहा है, बल्कि ऑलरेडी बन गया है। और इसी हवाले से UN सिक्योरिटी काउंसिल में चाइनीज़ के जो स्पेशल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसने बहुत पहले कहा था कि अफ़गानिस्तान अब इन तंजीमों का हब बना हुआ है। इसी हवाले से रशिया का भी स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान तो मुसलसल दुनिया को इसी हवाले से वार्न कर रहा है कि ये जो थ्रेट है ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इमीडिएट टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है, वहाँ पे दुनिया भर के जितने भी टेरर नेटवर्क्स है उनके जो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं अफगानिस्तान, तो खित्ते के लिए तो ये ख़तरा है पहले से, लेकिन ये एक ग्लोबल थ्रेट बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान ने प्यूनिटिव मेजर्स लिए हैं और बड़ा एक्टिवली परसू कर रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर भी, लेकिन इसी हवाले से अगर हम बाकी ममालिक को देखें, रीजनल या इस खत्ते के जो दीगर अफगानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक है जिनको पाकिस्तान की तरह इमीडिएट थ्रेट है, वो इसी हवाले से वो अब उस मूड में नहीं है जो पाकिस्तान उनको और कन्विंस है, लेकिन एक्शंस के मूड में नहीं है। और द सेम इस इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार देखे, UN के 2 रिपोर्ट्स आए, उसमें ये कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है ये टेरर नेटवर्क्स यहाँ पे है, और स्पेशली जिस तरह आपने भी जिक्र किया सिगार रिपोर्ट में तो कुल के कहा गया है कि यहाँ पे 6000 से ज़्यादा या इसके लगभग जो है तहरीक तालिबान जो फितने अल खवारिज है उनके जो मिलिटेंट्स है वो अफगानिस्तान में है। और अफगान तालिबान के साथ अभी रिसेंटली आज से 1 हफ्ता पहले UN के जो एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल है उसने जो रशियन न्यूज़ एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा है कि TTP भी है, अलकायदा भी है, खुरासान IS के खुरासान भी है,
और उसने ये बात भी कही कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान का रिश्ता है इन टेरर ग्रुप के साथ वो बड़ा कम्प्लेक्स रिश्ता है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर स्पेशली पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। तो ये तो कोई मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है और दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इससे इत्तेफाक ना करे। अब पाकिस्तान जो पॉलिसी है, पाकिस्तान दो तरह की पॉलिसी परसू कर रहा है। एक तो विद इन द कंट्री, जिस तरह अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह गुज़िश्ता जो बनू उनका एक हब बना हुआ था, वहाँ पे गुज़िश्ता एक हफ्ते से वहाँ भी ऑपरेशन जारी है। इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वज़ीरिस्तान, तिरा या आज जो मोमन में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो लकड़ों में हुआ है वो इस तरह बाजवड़ में भी हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ दीर में भी हुए हैं। तो एक तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिस तरह आज जो खबर आई है कि बलूचिस्तान में सोराब का जो ज़िला है और मस्तूंग ज़िला है वहाँ पे 10 जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है फितनल हिंदुस्तान के, उनको मारा है। 2 फीमेल सुसाइड बमर्स को जो है उनको भी अरेस्ट किया है, बमाए उनके फैसिलिटेटर के। ये तो मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की काउंटर टेरर स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट जो है वो एक क्रॉस द बॉर्डर है। एक क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान जो है 2 तरह के जो है टूल्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये है एयर स्ट्राइक के ज़रिए, जो मुसलसल फरवरी और मार्च में हमने देखा कि मुसलसल जो टेरर हाइड आउट्स थे, उनके कैंप्स थे, उनका जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनको टारगेट किया गया है। एक ये पार्ट है जो काइनेटिक साइड पे है। दूसरा जो है नॉन काइनेटिक है और वो ये है कि दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं। और आज देखे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आज दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो कि ये कहे कि अफ़गानिस्तान जो है ख़ित्ते की अमन के लिए ख़तरा नहीं है, दुनिया की अमन के लिए ख़तरा नहीं है, और ये कोई डिनाई करे कि तालिबान जो है टेरर नेटवर्क्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये उसका दूसरा हिस्सा है। अब पाकिस्तान बड़ा प्रोएक्टिवली इसको, ये नई पॉलिसी के तहत जो है प्रोएक्टिवली परसू कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो डिफेंसिव होती, मतलब ये है कि जब कोई हमला होता तो सिक्योरिटी, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो रिस्पॉन्ड करते, लेकिन अब जाके उनको उनके डेन्स में जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह इसको इस गर्मजोशी के साथ, इस जज्बे के साथ जो पुलिस, मिलिट्री, जो एफसीएन, फेडरल या कंस्टेबलरी जो है, ये सारे मिल के जो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके नताइज डेफिनेटली बहुत जल्द सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। हसन खान साहब जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट ऑन अफगान अफेयर्स हैं। वो कहते हैं कि जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है पाकिस्तान की वो बिल्कुल ठीक है और इसी तरह अगर कंटिन्यूटी रही तो इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छा आएंगे। आपने प्रोग्राम देखा। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।